हे गाइस, वेलकम बैक टू द एआर यूट्यूब चैनल। और 29 अक्टूबर 2018 सुकार्नो हाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जकार्ता, इंडोनेशिया। समय सुबह के 6:20। बोइंग 737 मैक्स 8 का एक विमान इसी एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। इसे लाइन एयर ऑपरेट कर रही थी। कॉल साइन फ्लाइट 160। ये बिल्कुल ही नया प्लेन था। बस 2 महीने पहले ही लाइन एयर ने इसे खरीदा। ये प्लेन करीब 800 घंटों तक उड़ान भर चुका था। इसके बाद इसे मेंटेनेंस के लिए भेज दिया गया, क्योंकि इस प्लेन में काफी शिकायतें आ रही थी। मेंटेनेंस में लाइन एयर के AOA यानी कि एंगल ऑफ अटैक सेंसर को बदला गया, लेकिन बिना कैलिब्रेशन के ही वापस लाइन एयर को सौंप दिया गया। और लाइन एयर ने क्रॉस चेक भी नहीं किया कि एंगल ऑफ अटैक सेंसर सही से काम कर रहा है या नहीं। ये सेंसर आगे चल के बहुत दिक्कतें खड़ी करने वाली थी। इस प्लेन को एक भारतीय कैप्टन भाईवे सुनेजा उड़ा रहे थे। ये 31 वर्ष के थे। इनके पास 6028 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। वहीं फर्स्ट ऑफिसर हरवीनो थे। इनकी उम्र 41 वर्ष थी। 5100 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था इनके पास। प्लेन में 181 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स सवार होने लगे। इस प्लेन को जकार्ता से पिनांग जाना था। 6:20 ATC ने टेक ऑफ क्लियरेंस दे दिया। अब प्लेन रनवे पर रन करते हुए टेक ऑफ कर गया। करीब 1-1.25 घंटे में इस प्लेन को पिनांग पहुंच जाना था, लेकिन टेक ऑफ के महज 2 मिनट बाद ही एक के बाद एक गड़बड़ी शुरू होने लगी। प्लेन का योक तेजी से हिलने लगा। नॉर्मली ऐसा तभी होता है जब प्लेन कम स्पीड में फ्लाई कर रहा हो। इसलिए कैप्टन सुनेजा ने एयर स्पीड को चेक किया। एयर स्पीड को देखकर वो हैरान हो गए। दोनों साइड के डिस्प्ले में अलग अलग रीडिंग शो कर रहा था। इस प्लेन को करीब 8000 फीट पर जाकर ATC को इन्फॉर्म करना था, लेकिन दोनों नेविगेशन डिस्प्ले में भी एल्टीट्यूड अलग अलग दिखाई दे रहा था। इसलिए कैप्टन ने यह डिसाइड किया कि वो और ऊपर नहीं जाएंगे। ATC भी इस बात से अनजान थे कि आखिर लाइन एयर फ्लाइट 610 के साथ चल क्या रहा है। जब भी उड़ान के दौरान कोई गड़बड़ी होती है तो उस गड़बड़ी का समाधान करने के लिए प्लेन में एक चेकलिस्ट होता है। इस चेकलिस्ट में लिखा था कि ऐसे कंडीशन में ऑटो पायलट और ऑटो थ्रस्ट को ऑफ कर दे। कैप्टन ने बिल्कुल ऐसा ही किया, लेकिन इसका अधिक फायदा हुआ नहीं। गड़बड़ी अब भी प्लेन का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। अब प्लेन में एक नई प्रॉब्लम ने दस्तक दिया। ये प्रॉब्लम था स्टेबिलाईजेशन की। दरअसल प्लेन का नोज अपने आप नीचे जा रहा था। वहीं कैप्टन योक को पीछे खींचकर प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे। ये सिलसिला लगातार चलता ही जा रहा था। प्लेन अप डाउन करना शुरू हो गया। दूर बैठा ATC भी अपने रडार में सब कुछ नोटिस भी कर रहा था। इसलिए उन्होंने फ्लाइट 610 से कांटेक्ट किया और पूछा कि क्या आप नीचे आ रहे हैं। कैप्टन ने जवाब देते हुए कहा कि प्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो चुकी है। पर ये प्रॉब्लम क्या थी, कैप्टन को अब तक भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि वो बहुत सारे कामों को एक साथ कर रहे थे। इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर रख रहे थे, गिरते हुए प्लेन को बचाने की कोशिश भी कर रहे थे। वर्कलोड कम करने के लिए कैप्टन ने प्लेन का कंट्रोल फर्स्ट ऑफिसर को दे दिया, ताकि कैप्टन सुनेजा सिचुएशन को समझकर इस प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश कर सके। उधर ATC ने भी ये कह दिया कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप जहाँ चाहें उड़ सकते हैं। अब जैसे ही लाइन एयर का कंट्रोल फर्स्ट ऑफिसर ने लिया, प्लेन बेकाबू होकर तेजी से गिरने लगा और कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ शांत हो गया। ATC ने बार बार पूछा, लाइन एयर फ्लाइट 610, क्या आप सुन सकते हैं? जवाब दीजिए, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? लाइन एयर फ्लाइट 610। पर अफसोस कोई भी जवाब नहीं आया। ये प्लेन जावा सी में कहीं क्रैश हो चुका था। 150 से भी अधिक बोट्स और हेलीकॉप्टर्स को भेजा गया। समुद्र में मौजूद लोकल निवासियों ने कहा कि हमने प्लेन को गिरते हुए अपनी आंखों से देखा। करीब आधे घंटे बाद प्लेन के क्रैश का लोकेशन पता चल गया। हादसे के 2 दिन बाद 175 डाइवर्स को बुलाया गया, ताकि वो समुद्र के अंदर यात्रियों के बॉडीज को और प्लेन के उन पुर्जों को ढूंढा जा सके जो इस प्लेन के गुत्थी को सुलझा सके। पर उससे पहले 189 लोगों के बॉडीज को खोजना था। 25 दिनों की लगातार खोजबीन के बाद 125 यात्रियों के बॉडी को खोज निकाला गया। बाकी बचे 64 लोग कहाँ गया पता नहीं। घटना के करीब 3 महीने के अंदर प्लेन का दोनों ब्लैक बॉक्स इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ लग चुका था।
अब वक्त आ चुका था पूरे केस को समझने की। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने पाया कि प्लेन का नोज ऊपर नीचे जा रहा था और ये अपने रास्ते से भी भटक चुका था। तुरंत एटीसी को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि हाँ, प्लेन में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। हमने रडार में भी नोटिस किया कि प्लेन ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए हमने उस एरिया के सारे एयरक्राफ्ट को खाली करा दिया। प्लेन के टेल में हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाईजर होता है। इसके एंगल को ऊपर नीचे करके प्लेन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस किया जाता है। इसे मूव करने के लिए कॉकपिट में व्हील होता है। ये व्हील योक के इस बटन से भी घूम सकता है। कई बार ये फ्लाइट के दौरान ऑटोमेटिकली घूमता रहता है ताकि प्लेन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन किया जा सके। इन्वेस्टिगेटर्स का पूरा शक इसी पर था। सारी गड़बड़ी इसी वजह से हुई होगी। तभी उन्हें पता चला कि इस फ्लाइट से पहले प्लेन के एंगल ऑफ अटैक सेंसर को बदला गया था, क्योंकि बोइंग 737 मैक्स 8 के इस प्लेन में पायलट्स कई बार शिकायत कर चुके थे। प्लेन अपने आप नीचे जाने लग रहा था। इसी के रिस्पॉन्स में एंगल ऑफ अटैक सेंसर को बदल दिया गया। ये सेंसर एयर स्पीड के साथ साथ एल्टीट्यूड की भी जानकारी देता है। यही वजह है कि लाइन एयर फ्लाइट 610 में रॉन्ग एयर स्पीड के साथ साथ रॉन्ग एल्टीट्यूड भी शो कर रहा था। लेकिन ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी कि प्लेन क्रैश हो जाए। ये तो वही बात हो गई कि आपका बाइक 40 की स्पीड में चल रहा है, लेकिन बाइक का स्पीडोमीटर खराब होने की वजह से कभी वो 50 तो कभी 55 शो कर रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बाइक एक्सीडेंट कर जाएगा? वेल, बिल्कुल नहीं। इसी तरह फ्लाइट 610 का क्रैश होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। यहाँ पर कैप्टन सुनेजा ने ऑटो पायलट और ऑटो थ्रोटल को ऑफ कर दिया ताकि ऑटो पायलट गलत जानकारी के साथ प्लेन को ना उड़ा सके। लेकिन इसके बावजूद भी प्लेन ऑटोमेटिकली ही ऊपर नीचे हो रहा था। करीब 26 बार ये नीचे झुका और हर बार कैप्टन ने वापस से योक को खींचकर प्लेन को गिरने से रोक रहे थे। अब ये बात इन्वेस्टिगेटर्स के समझ से परे था कि कैसे ऑटो पायलट बंद होने के बावजूद भी वो प्लेन को गिराने की कोशिश कर रहा है। ये तो वही बात हो गई कि मरने के बाद भी कोई इंसान अपने पैरों से चलते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेटर्स के सामने हो रहा था। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम ने मेंटेनेंस में भी छानबीन किया। यहाँ पर उन्हें पता चला कि एंगल ऑफ अटैक सेंसर को बदला तो गया, पर उसे कैलिब्रेट किया गया या नहीं, इसका कोई रिपोर्ट नहीं मिला। कैलिब्रेशन प्रोसेस के बाद ही कोई भी सेंसर सही से काम करना शुरू कर देता है। फ्लाइट रडार के अनुसार प्लेन में अलग अलग एल्टीट्यूड और एयर स्पीड शो कर रहा था। यहाँ पर प्लेन में 2 सेंसर लगा होता है ताकि अगर एक खराब हो जाए तो दूसरा सही जानकारी दे सके। वहीं ऑटो पायलट ये देखता है कि एक सेंसर अलग रीडिंग दे रहा है और दूसरा अलग, तो ऑटो पायलट वहीं खुद को रोक लेता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो किस सेंसर पर भरोसा करे, कौन सा सेंसर सही जानकारी दे रहा है और कौन सा सेंसर गलत। इसलिए वो खुद को रोककर पायलट को सारा कंट्रोल हैंड ओवर कर देता है ताकि पायलट अपने सूझबूझ से सिचुएशन को समझकर सही डिसीजन ले सके। और इस तरह से प्लेन का ऑटोमेटिक सिस्टम कभी भी प्लेन को नीचे नहीं गिराएगा, भले ही उसको गलत जानकारी क्यों न मिल रहा हो। इन्वेस्टिगेटर्स का हर नतीजा यही बता रहा था कि किसी भी कंडीशन में प्लेन को क्रैश नहीं होना चाहिए था। इस वक्त बोइंग 737 मैक्स 8 मॉडल के सैकड़ों प्लेन हवा में उड़ान भर रहा था। क्या उनमें भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? इस बात का पता लगाने के लिए कई सारे पायलटों से पूछताछ किया गया जो सेम मॉडल का प्लेन उड़ाते थे। यहाँ पर उन्हें एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। इसी मॉडल का एक प्लेन फ्लाइट 43 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। फ्लाइट 43 के पायलट ने कहा कि नेविगेशन डिस्प्ले गलत जानकारी दे रहा था। बहुत सारे अलार्म बजने लगा और प्लेन नीचे की ओर गिरने लगा। इवन हमने ऑटो पायलट को भी ऑफ कर दिया था। कुल 34 बार प्लेन का ऑटोमेटिक सिस्टम फ्लाइट 43 को गिराने की कोशिश किया। हमने तो एटीसी को पेन कॉल भी किया, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ एक बटन को प्रेस करने से सॉल्व हो गई। मैंने ट्रिम स्विच को ऑफ कर दिया जो प्लेन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करता है। इसके बाद मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने फ्लाइट को भी जारी रखा। पर क्या ये ट्रिम स्विच इतना आक्रामक हो सकता है कि पायलट्स के कमांड के खिलाफ जाकर प्लेन को इस तरह से गिरा दे? ये बात इन्वेस्टिगेटर्स के समझ से परे था। इसलिए उन्होंने बोइंग के इंजीनियर्स को बुलाया जिसने इस प्लेन को बनाया था। 2 दिनों के अंदर ही इंजीनियर्स के टीम हाजिर हो गए। उन्होंने सब कुछ समझने के बाद कहा कि हो सकता है ये एमकेएस की वजह से हुआ। सारे इन्वेस्टिगेटर्स ने हैरानी से पूछा, एमकेएस वो क्या होता है? हमने तो पूरे एविएशन कैरियर में इसका नाम भी नहीं सुना। अब यहाँ पर बोइंग के इंजीनियर्स ने एक छोटी सी कहानी सुनाई।
बोइंग 737 हमेशा से एक पॉपुलर मॉडल था जिसमें कई सारी मॉडिफिकेशंस किया गया, जैसे कि लैंडिंग व्हील को छोटा करना। अब यहाँ इसे टक्कर देने के लिए एयरबस ने A320 नियो को लॉन्च किया, जो एक बेहतरीन प्लेन होने के साथ साथ फ्यूल इफिशियंसी में भी काफी अच्छा था। इसलिए बोइंग ने भी 737 मॉडल को फ्यूल इफिशिएंट बनाने के लिए इंजन को चेंज करके बड़े इंजन लगाने का फैसला किया। लेकिन यहाँ दिक्कत ये हो गई कि छोटे लैंडिंग व्हील्स की वजह से प्लेन का ग्राउंड क्लियरेंस ऑलरेडी बहुत कम था। इसलिए उन्होंने नए इंजन को प्लेन के विंग्स में थोड़ा आगे करके फिट कर दिया। इंजन के फिटिंग के बाद इस प्लेन में एक समस्या हो गई। ये प्लेन कम स्पीड में, खासकर टेक ऑफ करते समय इसका नोज ऊपर उठने लग रहा था। प्लेन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोइंग ने एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जिसका नाम था MCAS। इस सॉफ्टवेयर का काम था कि अगर प्लेन का नोज अधिक ऊपर जा रहा है तो ये उसे नीचे ले आएगा। इसके लिए वो स्टेबिलाईजर का यूज करेगा, लेकिन इसमें बहुत सारी खामी थी। प्लेन का कोई भी सिस्टम जो प्लेन को कंट्रोल करने के लिए बना होता है उसे हमेशा 2 सेंसर से कनेक्ट किया जाता है, ताकि अगर एक फेल हो जाए तो दूसरे के मदद से प्लेन को कंट्रोल किया जा सके। अगर दोनों में गड़बड़ी हो जाए तो खुद को शट डाउन कर ले। लेकिन बोइंग के MCAS सिस्टम को सिर्फ एक एंगल ऑफ अटैक सेंसर से कनेक्ट किया गया था, और ये एविएशन के रूल के खिलाफ है। MCAS नाम की कोई तकनीक बोइंग 737 मैक्स 8 में मौजूद है। इसके बारे में किसी भी पायलट को पता नहीं था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि अगर ये एक्टिवेट हो जाता है तो इसे कैसे बंद किया जाए। इसके अलावा चेकलिस्ट में भी MCAS के बारे में कोई भी जानकारी नहीं लिखी गई थी। जब बोइंग से इस बारे में पूछताछ किया गया तो उन्होंने कहा कि इसे पायलट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, इसीलिए पायलट्स को इसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया। बोइंग को लग रहा था कि जब MCAS हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाईजर को मूव करेगा तब कॉकपिट में ट्रिम व्हील ऑटोमेटिकली घूमने लगेगा और पायलट समझ जाएंगे कि ऑटोमेटिक सिस्टम प्लेन के नोज को अप या डाउन कर रहा है। इसके बाद वो इसे ऑफ कर सकते थे। MCAS बंद हो जाता, पर पता नहीं क्यों कैप्टन सुनेजा के दिमाग में ये बात नहीं आया। आखिर कॉकपिट में चल क्या रहा था? इसका जवाब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के पास था, जो कॉकपिट में हो रहे सारे आवाजों को रिकॉर्ड करता है। हादसे के करीब 2.5 महीने बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को खोज निकाला गया। इसे सुनने के बाद ये पता चला कि कॉकपिट में बहुत सारे अलार्म एक साथ बजने लगा। एयर स्पीड और एल्टीट्यूड गलत जानकारी दे रहा था। मास्टर कॉशन अलार्म लगातार बजता ही जा रहा था। प्लेन लगातार अप डाउन होने लगा। कैप्टन सुनेजा का पूरा ध्यान प्लेन को कंट्रोल करने में लगा हुआ था। वो इस बात से परेशान थे कि आखिर नेविगेशन डिस्प्ले गलत जानकारी क्यों दे रहा है और प्लेन क्यों ऑटोमेटिकली नीचे जा रहा है। इतने सारे टेंशन के माहौल में कैप्टन का ध्यान ट्रिम व्हील पर नहीं गया। हालांकि उन्होंने ऑटो पायलट को ऑफ और फ्लैप को 0 पर सेट कर दिया, फिर भी उन्हें प्रॉब्लम समझ में नहीं आया। सिचुएशन को समझने के लिए कैप्टन ने कंट्रोल को पायलट को हैंड ओवर कर दिया, पर को पायलट को अंदाजा भी नहीं था कि कितनी ताकत से MCAS प्लेन को गिराने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि वो प्लेन को संभाल नहीं पाया और प्लेन क्रैश हो गया। पूरी घटना को एक सीक्वेंस में समझें तो मेंटेनेंस के दौरान एंगल ऑफ अटैक सेंसर को बदला गया, जिसे कैलिब्रेट नहीं किया गया, इसलिए वो गलत जानकारी देने लगा। इस गलत जानकारी को एक्सेप्ट किया MCAS सिस्टम ने और उसे लगा कि प्लेन का नोज ऊपर जा रहा है, इसलिए वो प्लेन के नोज को नीचे करने लगा। अब क्योंकि बोइंग ने इसे इस तरह से डिजाइन किया था कि पायलट इसे कंट्रोल नहीं कर सकते थे और किसी भी पायलट को इसके बारे में पता भी नहीं था, इसलिए ये डिसीजन ले पाना बहुत कठिन हो गया कि आखिर इस गिरते हुए प्लेन को रोका कैसे जाए। हालांकि ट्रिम स्विच को ऑफ करने से प्लेन का गिरना रुक सकता था, लेकिन इसके बारे में चेकलिस्ट में कुछ भी लिखा नहीं गया था। बोइंग को लग रहा था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो पायलट ट्रिम स्विच को ऑफ कर देगा, लेकिन अफसोस ऐसा सिर्फ बोइंग को लगता था। इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ अहम बातों को रिवील किया गया। कैप्टन ने ट्रिम स्विच को ऑफ नहीं किया। बोइंग ने MCAS के बारे में किसी को भी नहीं बताया। इसके बारे में कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी गई। चेकलिस्ट में भी इसका नाम नहीं था। को पायलट को मैनुअली प्लेन को उड़ाने में दिक्कत हो रही थी। उन्हें ट्रेनिंग के दौरान भी मैनुअली प्लेन को उड़ाने में काफी दिक्कत हो रही थी। जाहिर सी बात है, मैनुअल फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस उनके पास बहुत कम था। वो ठीक से ट्रेंड नहीं थे। बोइंग 737 मैक्स 8 के सैकड़ों विमान अब भी आसमान में उड़ रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स को डर था कि कहीं दूसरे प्लेन का हश्र भी इस प्लेन के जैसे ना हो जाए। इन्वेस्टिगेटर्स का ये शक हकीकत में बदल गया। घटना के करीब 4 महीने बाद जब इथोपियन एयरलाइन फ्लाइट 302 ठीक उसी तरीके से क्रैश हो गया जैसे लाइन एयर फ्लाइट 610 हुआ।
इथोपियन एयरलाइन भी बोइंग 737 मैक्स मॉडल का ही प्लेन था। इस हादसे में 157 लोग मारे गए। हादसे का कारण एमकेएस। अब यहाँ से बोइंग की बर्बादी का सफर शुरू हो गया। 5 महीने के अंदर ही लगातार 2 प्लेन क्रैश हो गया। सभी के सभी लोग मारे गए। पूरी दुनिया में ये चर्चा का विषय बन गया कि बोइंग कितना लापरवाह हो चुका है। इथोपियन एयरलाइन फ्लाइट 302 का केस स्टडी हम अगले एपिसोड में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।